टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। महाराष्ट्र स्टूडेंट कंट्रोल एक्ट देख रहे थे फ्रेंड। हमने 3 चैप्टर देखे हैं, जिसमें हमारे 3 चैप्टर में हमने डील किया है। फर्स्ट चैप्टर जो था 1 to 7 सेक्शन का था। नेक्स्ट था फिक्सेशन ऑफ रेंट बाय बोथ पार्टीज में मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर द फिक्सेशन ऑफ रेट एंड परमिटेड इंक्रीजेस। 10 नॉट इलीगल, जो भी रेंट इम्प्रूव करते हैं, एक्सेस ऑफ रेंट इज इलीगल। 11 and 12 is the exception of section 10. It means we can improvement and any tax increased by the government authority, then we can increase or excess the rent and it is not illegal, and it says under the section 13 of the act. And now chapter 3rd deals with the no eviction, means once a tenant always a tenant. Deal with the section 15. Section 15 says necessary to the landlord to give 90 days notice to the tenant. After 90 days notice he will not comply with this or not pay the rent to the landlord, then he will file a suit against the tenant for eviction of tenant. Then after service of notice, from the service of notice 19 day completed, then also the tenant not fulfill the rent or not given rent to the landlord or in the court, then what is happen, then after landlord may recover his possession. Otherwise the possession, if tenant is capable or tenant is given the rent and 15% interest and any cost levied by the honorable court, then he will repossess or he has having his possession in this landlord premises. That's it. We have completed our 15th section. Now we are dealing with chapter 4, which is recovery of possession. First one is section 16. Section 16 is too wider, or the section is not that much wider friend. So we can start section 16. तो हम अपना section 16 जो है फ्रेंड वो लैंडलॉर्ड रिकवरी ऑफ पोजेशन का चैप्टर 4 का स्टार्ट करने वाले हैं. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल फ्रेंड्स. चलिए, उसके ऊपर मैं अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी. आप लोगों को पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो कर सकते हो आप, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों के ऊपर. चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड, बिल्कुल भी मैंने अपने चैनल पे कोई भी चार्जेस नहीं लगाए हैं, बिकॉज ये जो है एक्ट ये कहीं पर भी ज़्यादा डीप में जो स्टडी है इसका नहीं होता है. और बहुत सारे नेसेसरी चिल्ड्रन से, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको नीड है स्टडी की रियलिटी में, उनके लिए ये रखा है मैंने. तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, ताकि आप जिससे या फिर आपसे जो भी स्टडी करना चाह रहे हैं डीप में, जो भी स्टूडेंट है हर फील्ड में, लॉ का ऐसा ही नहीं है कि लॉ के फील्ड वालों के लिए नेसेसरी है, हर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लॉ के जो सब्जेक्ट है वो लेवी होते हैं फ्रेंड्स. तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा. चलिए, तो आज हम देखते हैं हमारा 16 जो है सेक्शन, व्हेन लैंडलॉर्ड में रिकवर पोजेशन. लैंडलॉर्ड अपना पोजेशन कब रिकवर कर सकता है. Notwithstanding anything contained in this act, but subject to the provision of section 25, a landlord shall be entitled to recover possession of any premises if the court is satisfied. कब कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, अपना प्रीमाइसेस रिकवर करके ले सकता है. सेक्शन 25, इसमें जो सेक्शन 25 बता रखा है फ्रेंड, हम उस पर देखते हैं. सेक्शन 25 क्या है, सर्टन सब टेनेंट टू बिकम टेनेंट. ओके, ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी. वो टेनेंसी में क्या सब टेनेंट देते हैं और इलीगल तरह से देता है तो वो टेनेंट क्या करता है, लैंडलॉर्ड के क्या राइट है, वो उसको टेनेंट को निकाल सकता है उस ग्राउंड पे भी. तो इसको एक छोड़ के, सब्जेक्ट टू, इसको छोड़ के, इस प्रोविज़न को जो भी दे रखा है उसके अलावा लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है पोजीशन. सेक्शन 16 में बहुत सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं फ्रेंड इविक्शन के, और कब कब है, किस तरह से होगा, थोड़ा वास्ट सेक्शन है. पहले हम पूरा बेयर रीडिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक चार्ट में भी बताऊंगी कि किस तरह से ये सब से डील करता है. थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है फ्रेंड समझने के लिए. चलिए, तो इसका ए है दैट द टेनेंट हैज़ कमिटेड एनी एक्ट कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन. टेनेंट क्या करता है, कुछ गलत करता है, कॉन्ट्ररी करता है इस एक्ट में जो दे रखा है उसके प्रोविजन को, ऑफ क्लॉज ओ ऑफ सेक्शन 108 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सेक्शन 108 क्या बोलता है इसमें फ्रेंड, अब तो बोलता है कमिट एनी एक्ट विच इज़ परमानेंटली इंजूरियस. मतलब जो परमानेंटली इंजूर कर सकता है वो प्रॉपर्टी को, ऐसा कोई एक्ट करते हैं तब क्या होगा, टेनेंट को उसने कॉन्ट्रर किया या फिर उसने गलत किया ऐसा माना जाएगा और उसको इविक्शन करने का वो एक ग्राउंड बनता है फ्रेंड्स. इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज
replacing of tiles, closing balcony of the premises shall not be regarded as an act of causing damage to the building or destructive or permanently injurious thereto. इसमें एक्सप्लेनेशन क्या देखा रखा है फ्रेंड, अगर रिप्लेस करते हो आप टाइल्स को या क्लोज करते हो कोई बालकनी को तो वो क्या है, इंजूरियस नहीं माना जाएगा, परमानेंट या डैमेज किया किसी बिल्डिंग को ऐसा कंसिडर नहीं किया जाएगा. ओके, दैट द टेनेंट हैज़ विदाउट द लैंडलॉर्ड कंसेंट गिवन इन राइटिंग, विदाउट कंसेंट इन राइटिंग, इरेक्ट ऑन द प्रीमाइसेस एनी परमानेंट स्ट्रक्चर. कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, इरेक्ट करता है विदाउट कंसेंट इन राइटिंग, देन क्या होगा, वो उसको टेनेंट को निकालने के लिए लैंडलॉर्ड जो है कैपेबल होगा, वो अपना रिकवर कर सकता है पोजीशन ये ग्राउंड पे भी फ्रेंड. तो हमने पहले क्या देखा, फर्स्ट ग्राउंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राउंड था कि वो कुछ गलत करता है, कुछ तोड़फोड़ करता है, परमानेंटली इंजूरियस करता है तो रिकवर करेगा लैंडलॉर्ड पोजीशन. लेकिन ये उसका एक्सेप्शन था इसका कि अगर वो बालकनी क्लोज करता है, रिप्लेस करता है टाइल्स तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा. एंड दूसरा क्या है हमारा, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर जो है विदाउट कंसेंट के इरेक्ट करता है, तोड़फोड़ करता है तो लैंडलॉर्ड को राइट होगा, वो अपना पोजीशन रिकवर कर सकता है. इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन परमानेंट स्ट्रक्चर किसको बोला जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन में दे रखा है. डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करेगा, इंक्लूड क्या करेगा, नहीं, निगेटिव टर्म है फ्रेंड्स, नॉट इंक्लूड रखा है. नॉट इंक्लूड द कैरिंग आउट ऑफ एनी वर्क विद द प्रीमाइसेस wherever necessary of the municipal authority for providing a wooden partition, standing cooking platform, kitchen door, lattice work, opening of window necessary for ventilation, false ceiling, installation of air condition and exhaust outlet और smoke chimney. ये सब चीज़ जो हो गई ये परमानेंट स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में, परमानेंट स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में जो है वो नहीं आएंगे, ये बोलता है हमारा एक्सप्लेनेशन. तो ये सब करते हैं तो वो कंसेंट की नीड नहीं है, ऐसे भी आप करके ले सकते हो, या फिर वो परमानेंट स्ट्रक्चर बोल के नहीं माना जाएगा और इस ग्राउंड पे जो है आप लैंडलॉर्ड जो क्या कर सकते हैं, अपनी रिकवरी ऑफ पोजीशन नहीं कर सकता है. ये हमारा जो सेकंड ग्राउंड था उस पर कर सकता है, एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं कर सकता. ये भी क्या है, इसका एक्सेप्शन है, किसका, सब क्लॉज बी का. देन है सब क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 16 दैट द टेनेंट, हिज एजेंट, सर्वेंट, persons include by tenant or claiming under the tenant or any person residing with the tenant has been guilty of conduct which is a nuisance or annoyance to the adjoining or neighboring occupier or has been convicted of using premises for or allowing the premises to be used for immoral or illegal purpose, or the tenant has in respect of the premises been convicted of an offence of contravention of any provision of clause 1A subsection 394 or 394A Mumbai Municipal Corporation Act, subsection 1 of section 376A, 376 of Bombay Municipal Corporation Act, section 299 of City Nagpur Municipal Corporation of section 220 और 221 ऑफ महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नागपुर पंचायत इंडस्ट्री टाउनशिप एक्ट 1965. तो इसमें क्या बोलता है फ्रेंड कि अगर कोई ऐसा कंडक्ट किया जाता है रिगार्डिंग टेनेंट कि वो गिल्टी कंडक्ट क्या करता है, किसी नेबर के साथ न्यूसेंस करता है, अनॉय करता है, उसको मार ठोक करना, गाली गलौज करना, कुछ नुकसान पहुंचाता है, या कन्विक्टेड है किसी वो पर्सन उसके लिए कन्विक्ट हुआ है, या कोई इलीगल एक्ट कर रहा है वो फ्लैट में, या कोई इमोरल कर रहा है एक्ट, जैसा कि अपने प्रोस्टिट्यूशन वगैरह चला रहा है, तो वो इलीगल एक्ट अगर वो कर रहा है या वो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए, तो ऐसे पर्सन को क्या कर सकते हैं, ऐसे पर्सन अगर हो तो उस ग्राउंड पे ये हमारा थर्ड ग्राउंड है फ्रेंड कि लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, अपना पोजीशन रिकवर करके ले सकता है. नेक्स्ट है डी, दैट द टेनेंट हैज़ गिवन नोटिस टू क्विट एंड इन कॉन्सिक्वेंसेज, टेनेंट ने क्या किया, खुद ही नोटिस दे दिया मुझे खाली करना है बोल के, एंड इन कॉन्सिक्वेंसेज, लेकिन उनके उसके कॉन्सिक्वेंसेज, जब उसने नोटिस दे दिया कि मुझे खाली करना है, उसके बाद टेनेंट ने क्या किया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट नोटिस द लैंडलॉर्ड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, उसने क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड ने कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल कर दिया, लेट द प्रीमाइसेस और हैज़ टेकन एनी अदर स्टेप as a result of which he would in the opinion of the court be seriously prejudiced if he could not obtain possession of the premises.
तो ये हमारा फोर्थ ग्राउंड है। फोर्थ ग्राउंड क्या बोलता है फ्रेंड कि अगर टेनेंट ने खुद ही टेनेंसी टर्मिनेट कर दिया, मतलब उसने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, क्विट कर दिया, उसने मुझे खाली करना है मकान, उसने सामने से बोल दिया और उसने नोटिस दे दिया ऐसी लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड ने क्या किया, वो लेने के बाद नोटिस उसको बेचने का या ऐसा कुछ सब्जेक्ट काम कर दिया, किसी के साथ डील कर दिया, या किसी को रहने को दे दिया, या किसी और के साथ लीज कर दी, किसी और के साथ किसी और टेनेंट को दे दिया, या खुद रहने को आ गया, ऐसा कुछ लगता है कोर्ट के ओपिनियन में कि सच में भी टेनेंट ने ऐसा कोई काम किया है कि जिससे हार्म हो सकता है लैंडलॉर्ड को, तो क्या कर सकता है लैंडलॉर्ड पोजीशन अपना रिकवर कर सकता है इस ग्राउंड पे भी। ई of subsection 16 that the tenant has on or after the first day of February 1973 in the areas to which the Bombay Rent Hotel and Lodging House Rent Control Act 1947 apply on or after commencement of this act in Vidarbha and Marathwada areas of the state unlawfully sublet or given on license the whole or part of the premises, assign or transfer in any other manner his interest then in। सबलेट किया है मतलब टेनेंस, पहले तो आपने किसी को दिया है, उसके बाद सबलेट अनदर टेनेंट को दिया है, तो ऐसा सबलेट होगा और वो इलीगल सबलेट होगा, तो टेनेंट लैंडलॉर्ड का क्या राइट है कि वो अपना पोजीशन रिकवर कर सकता है। ये हमारी 5वीं रेमेडी फॉर लैंडलॉर्ड। देन है एफ, दैट द प्रीमाइसेस वेर लेट टू द टेनेंट फॉर यूज एज अ रेसिडेंस बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग in the service or employment of the landlord and that the tenant has ceased whether before or after commencement of this act to be in such service or employment। तो सब क्लॉज एफ क्या बोलता है फ्रेंड हमारा, अगर किसी लैंडलॉर्ड में किसी वर्कर को जैसे होता है कि काम पे रखते हैं तो एक जैसा वॉचमैन वगैरह को एक एरिया दे दिया जाता है, एक रूम दे दिया जाता है कि वहाँ पे वो उसकी फैमिली रह सकती है। अब अगर उसका जो जॉब है वो ख़त्म हो गया या फिर जॉब ख़त्म हो गया या उसने छोड़ दिया या कहीं उसको जाना पड़ा या उसकी डेथ हो गई, वो जो वर्कर है उसकी, एट दैट टाइम उसको वो जो जगह है उसको जो रहने के लिए दी गई थी वो बेसिकली खाली करना पड़ेगा। वो टाइम पर भी क्या होगा, राइट होगा लैंडलॉर्ड को अपना पोजीशन रिकवर करने का। एंड ये हमारी 6th रेमेडी है फ्रेंड। नेक्स्ट है जी, दैट द प्रीमाइसेस आर रीजनेबली एंड बोना फाइड रिक्वायर्ड बाय लैंडलॉर्ड फॉर ऑक्यूपेशन बाय हिमसेल्फ or by any person for whose benefit the premises are held, or where the landlord is trustee of public charitable trust, that the premises are required for occupation for the purpose of the trust। तो इसमें क्या है फ्रेंड, ये हमारा कितना ग्राउंड है फ्रेंड, अभी तक हमने देखा हमारा 6th ग्राउंड, ये 7th ग्राउंड है जिसमें लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है अपना पोजीशन कि उसको खुद को बोनाफाइड रिक्वायरमेंट होगी उस जगह की रहने के लिए तब, या ऐसा कोई पर्सन है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जैसे उसके चाइल्ड के नाम पे उसके फादर ने कोई जगह खरीद के रखी थी, अब वो चाइल्ड को आना है और वहाँ सेटल होना है और उसको बोनाफाइड रीज़न है, तो वो टाइम पे क्या हो सकता है, लैंडलॉर्ड को राइट है कि वो पोजीशन क्या कर सकता है, रिकवर करके ले सकता है। नेक्स्ट है एच, दैट द प्रीमाइसेस आर रीजनेबली एंड बोनाफाइड रिक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर कैरिंग आउट रिपेयर विच कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट द प्रीमाइसेस बीइंग वैकेटेड। ऐसा कुछ रिपेयर करना है उसको जो खाली करे सिवा टेनेंट को नहीं किया जा सकता, विदाउट वैकेट करेंगे ऐसा कोई लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता, और वो बोनाफाइड नीड है उसको करने के लिए रीजनेबली। तो ये उसका 8वां ग्राउंड है कि वो खाली करवा सकता है, पोजीशन वैकेट करके वापस ले सकता है। आई, दैट द प्रीमाइसेस आर रीजनेबली, गिव अ मिनट फ्रेंड, ओके, that the premises are reasonably and bona fide requirement by the landlord, वो हमेशा क्या होना चाहिए, bona fide requirement होना चाहिए किसकी, लैंडलॉर्ड की, for the immediate purpose, उसको अर्जेंट कोई काम होगा, for demolishing them and such demolishing is to be made for the purpose of erecting new building on the premises sought to be demolished। अगर वो बिल्डिंग को उसको तोड़ना होगा, नई बिल्डिंग बनाना होगी, इस तरह से कोई उसका bona fide रिक्वायरमेंट होगा, इमीडिएट ज़रूरी होगी, वो बिल्डिंग टूटने को आई होगी तो बिल्डिंग को तोड़ना ज़रूरी है और उसकी नई बिल्डिंग बनाना ज़रूरी है, एट दैट टाइम क्या कर सकता है, लैंडलॉर्ड पोजीशन ले सकता है। लेकिन हम फर्दर कुछ सेक्शंस में देखेंगे फ्रेंड, सेक्शन 2019 में, कि वो नई बिल्डिंग जो बना रहा है वहाँ पर भी टेनेंट को उसको वापस आना चाहता है तो वो टेनेंट वापस आ सकता है, ये हम आगे देखेंगे, वहाँ पर भी इसको डील करेंगे हम फिर से फ्रेंड। दैट द प्रीमाइसेस लेट कंसिस्ट ऑफ द टेनेंट और टेनमेंट ऑन द टेरेस ऑफ बिल्डिंग, such tenement or tenements being only in part of the total area or terrace, and that the premises or any part thereof are required by the landlord for the purpose of the demolition
देयर ऑफ द एंड इरेक्शन और रेजिंग ऑफ फ्लोर एंड फ्लोर्स ऑन सच ए टेरेस। क्या हो सकता है, टेरेस के ऊपर कुछ फ्लोर्स वगैरह उसको बढ़ाना है, तो उस टाइम पे उसको कुछ बोनाफाइडली बनवा के लेना है, रिपेयर करना है, तो उस टाइम पे भी वो क्या कर सकता है, इवेक्ट करके ले सकता है, या फिर वो जगह खाली करके ले सकता है, उस टेनेंट के पोजीशन वापस ले सकता है। इसमें फिर से एक एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड, और ये एक्सप्लेनेशन बताता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, कौन सा, जे क्लॉज, रेजिंग ऑफ फ्लोर का, इफ़ द प्रीमाइसेस लेट इंक्लूड द टेरेस, टेरेस इंक्लूड था उसमें, और पार्ट देयर ऑफ, और गैरेज, सर्वेंट्स क्वार्टर, आउट हाउस which are not on the terrace, all or any one of more of them, this clause shall nevertheless apply। वो टेरेस को करना था, उसको फ्लोर रेस करना है, टेरेस के ऊपर करना है, और टेरेस के ऊपर ये गैरेज वगैरह नहीं है, तो टेरेस के इंक्लूड क्या कर सकता है, साइड में हो या कहीं नीचे ऊपर हो, तब क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं फ्रेंड हम लोग, वहाँ जब एक्सप्लेनेशन आएगा वो हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक्सेप्शन बन जाता है कि कर सकता है लैंडलॉर्ड रिकवर पोजीशन, बट एक्सप्लेनेशन में आता है तो वो रिकवर नहीं कर सकता पोजीशन, इतना याद रखिएगा फ्रेंड। देन नेक्स्ट है हमारा सब क्लॉज के ऑफ सेक्शन 16, ये डील करता है दैट द प्रीमाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द इमीडिएट पर्पस ऑफ डिमोलिशिंग ऑर्डर बाय एनी म्यूनसिपल अथॉरिटी। अब वो बिल्डिंग गिरने को आ गई और म्यूनसिपल अथॉरिटी ने बोला है कि इसको गिराना पड़ेगा, तो या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बोला है कि बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, कि कुछ ईयर्स, इतने ईयर ज़्यादा हो गए और उसके नुकसान होने के चांसेस है, गिरने के चांसेस है, और जो पब्लिक वहाँ पर रहती है उसको नुकसान पहुँच सकता है। देन वो अथॉरिटी जब बोलेगी तो इमीडिएटली क्या करना पड़ता है, लैंडलॉर्ड को वो डिमोलिश करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है बिल्डिंग। एट दैट टाइम भी लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, वो पोजीशन रिकवर करके वो बिल्डिंग तोड़वाएगा। ये हमारी 11 रेमेडी है लैंडलॉर्ड को अपना पोजीशन रिकवर करने की। देन है आई दैट वेयर द प्रीमाइसेस आर लैंड इन द नेचर आर ऑफ गार्डन ऑफ और ग्राउंड apartment to a building or part of building, such land is required by the landlord for the erection of a new building which a municipal authority has approved or permitted him to build thereupon। municipal authority ने क्या कर रखा है, परमिट दे रखा है उसको वो बिल्डिंग तोड़ने के लिए और नई बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उस टाइम पे भी लैंडलॉर्ड अपना पोजीशन रिकवर कर सकता है। ये उसकी 12th रेमेडी है फ्रेंड सेक्शन 16 में। देन है एम क्लॉज दैट द रेंट चार्ज बाय द टेनेंट for the premises or any part thereof which are sublet in excess of the standard rent or permitted increases in respect of such premises premises or part of that the tenant has received any fine, premium or other like sum of consideration in respect of such premises or part। इसमें क्या होगा फ्रेंड, सिर्फ इतना बता रहा है कि टेनेंट क्या करता है, सब टेनेंसी अगर करता है जो इलीगल है, अनलॉफुली तरीके से किए विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के, और उसके ऊपर वो क्या करता है, सब टेनेंसी करने के बाद एक्सेसिव रेंट लेता है, फाइन मारता है उसके ऊपर, या कोई प्रीमियम लगाता है, कोई सम अमाउंट लेता है ज़्यादा एक्सेसिव, तो उस ग्राउंड पे भी क्या कर सकता है, लैंडलॉर्ड अपना पोजीशन रिकवर करके ले सकता है। यह है 13 रेमेडी। नेक्स्ट है एन दैट द प्रीमाइसेस हैव नॉट बीन यूज विदाउट रीजनेबल कॉज for the purpose of which they were let for the continuous period of 6 months immediately preceding the date of suit। क्या होता है, 6 मंथ तक जो पर्पज़ के लिए दे रखा है टेनेंट को, वो पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं कर रहा है किसी रीजनेबल ग्राउंड के, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं, फिर भी वो यूज़ नहीं कर रहा है 6 मंथ तक, और जिस पर्पज़ के लिए दिया है, मतलब रेसिडेंशियल पर्पज़ होगा तो रेसिडेंशियल, कमर्शियल होगा तो कमर्शियल, बट वो यूज़ ही नहीं कर रहा है उस पर्पज़ के लिए, देन क्या होगा, ये लैंडलॉर्ड की 14 रेमेडी होगी कि वो रिकवर करके ले सकता है अपना पोजीशन टेनेंट से। No decree of eviction shall be passed on the ground of, eviction की डिग्री पास नहीं होगी, कौन से ग्राउंड पे, specified in clause G of subsection 1 if the court is satisfied that having regard to all the circumstances of the case including question whether other reasonable accommodation is available for landlord or tenant who is greater hardship would be caused by passing the decree than by refusing टू पास इट। जी में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स अभी, कि रीजनेबली बोनाफाइड रिक्वायरमेंट होगी लैंडलॉर्ड को, उस प्रीमाइसेस में उसको रहना होगा, या कोई ट्रस्टी है तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर रिक्वायरमेंट करता है कि ऑक्यूपेशन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट की ऑक्यूपेशन थी वो उसको देने के लिए, इन शॉर्ट वहाँ रहने आना था लैंडलॉर्ड को, तो उस टाइम पे अगर वो बोनाफाइडली था और उसने वो खाली कराने के लिए बोला था, लेकिन कोर्ट देखता है कि वो लैंडलॉर्ड के पास कोई दूसरा घर है क्या, अभी एक घर था जिस पे टेनेंट रहना है, और लैंडलॉर्ड जो है उसके पास ऑलरेडी एक घर है, अभी उसको ये घर खाली करवाना है, लेकिन वो घर जो है
वो उसके पास अच्छा खासा घर है, वहाँ रह सकता है, और टेनेंट के पास कोई अदर जगह है ही नहीं रहने के लिए, कोई जगह नहीं है, तो किसको ग्रेटर हार्डशिप होगी? यहाँ टेनेंट को ग्रेटर हार्डशिप होगी। इसलिए कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है ये पोजीशन रिकवर करने की जो प्रक्रिया है उसको। ये बताता है हमारा सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 16। ओके फ्रेंड, where the court is satisfied that no hardship would be caused either to the tenant or to the landlord। जिसको हार्डशिप कॉज होगी, अगर लैंडलॉर्ड को कोई जगह नहीं है तो क्या करेगा? लैंडलॉर्ड को अगर हार्डशिप हो रही होगी तो ऑर्डर पास कर देगा एविक्शन का, और लैंडलॉर्ड को वो जगह दे देगा उस ग्राउंड पे। बाय पासिंग द डिक्री इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, द कोर्ट शैल पास द डिक्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पार्ट ओनली। अगर पूरा फ्लैट है समझिए, उसमें दो ऐसा 1 BHK 1 BHK है, तो यहाँ पर टेनेंट पूरे इस पे रह रहा था। अब लैंडलॉर्ड को गरज है लेकिन वो 2 ही लोग हैं, तो कोर्ट क्या करेगा? कितनी गरज है इतनी, उसको इतनी जगह मिलती है तो वो रह सकता है, तो उतने ही पार्ट को एविक्ट करके उसको दे सकता है। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज जी ऑफ सबसेक्शन 1 द एक्सप्रेशन लैंडलॉर्ड शैल नॉट इंक्लूड। इसमें लैंडलॉर्ड की जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड नहीं होगा लैंडलॉर्ड में। कौन इंक्लूड नहीं होगा? जो रेंट फार्मर, जो रेंट कलेक्टर होता है, और स्टेट मैनेजर जो होता है। ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, अच्छे से याद रखिए। हमारे सेक्शन 16 में जो दे रखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ सब क्लॉज 2 में लैंडलॉर्ड नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है? फर्स्ट रेंट फार्मर, 2 रेंट कलेक्टर, 3rd स्टेट मैनेजर। देन सब क्लॉज 3, अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट entitled to recover of any premises under provision of clause G of subsection 1 if the premises are let to the central government in cantonment area and such premises are being used for residence by member of armed force of the union and their family, या उसके फैमिली के लिए। जी में क्या? बोनाफाइड इंटरेस्ट के लिए लैंडलॉर्ड रिकवर करा सकता है, अपने पोजीशन बताया हुआ है, लेकिन कब नहीं कर सकता? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कोई अधिकारी कंटोनमेंट एरिया के वहाँ रहते होंगे, उसकी फैमिली वहाँ रहती होंगी, या आर्म फोर्स के कोई मेंबर जो यूनियन में काम करते हैं वो रहते होंगे, या उनकी फैमिली रहती होंगी, तो भी अब टेनेंट क्या कर सकता, लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है? अपना पोजीशन रिकवर नहीं करवा सकता उस एरिया से। सब क्लॉज 4, ऊपर हमने देखा फ्रेंड ABCD में पूरा कि किस तरह से लैंडलॉर्ड अपना पोजीशन रिकवर करा सकता है। आप सब क्लॉज लगा के उसको एक्सेप्शन दे दिया कि उसी क्लॉज के अंदर नहीं कब करवा सकता है फ्रेंड। इसे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, याद इतना ही रखना है। ABCD जितने हैं उसमें लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है? खाली करा सकता है, एंड बाकी के 1 2 3 जो सब क्लॉज है उसके अंदर उसको एक्सेप्शन दिया हुआ, कब वो होने के बाद भी कब खाली नहीं करा सकता। तो हमारा सब क्लॉज 4 है, द कोर्ट में पास द डिक्री ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाई इन क्लॉज H और I of subsection 1 only in respect of part of the premises which in its opinion it is necessary to vacate or carry out the work of repair or erection। ऐसा कोर्ट को लगता है। हमने क्या देखा था फ्रेंड? H और I में हमने देखा था कि कोई रिपेयर करने के लिए या बिल्डिंग तोड़ने की पर्पज़ से, नई बिल्डिंग बनाने के पर्पज़ से वो खाली करा सकता है, उसको राइट है लैंडलॉर्ड को, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है। ऐसा कोर्ट को लगता है तो कोर्ट नहीं करेगा। देन हम नेक्स्ट 5 सब क्लॉज, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग contained in any other law for time being in force, an assignment of a decree for eviction obtained on the ground of specified clause G, H, I, J subsection 1 shall be unlawful। किसी और एक्ट में बोल के रखा है, कुछ और कायदा दे रखा है एनी अदर लॉ में, तो ये अनलॉफुल हो जाएगा इविक्शन इस तरह से करना, ऐसा नहीं माना जाएगा। ओके, किसी अदर लॉ में भी दे रखा होगा तब भी ऐसा नहीं माना जाएगा। No decree of eviction shall be passed on the ground specifies in clause I or J of subsection 1 unless court is satisfied। जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता, कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करने का इविक्शन का या खाली कराने का घर को। That the necessary fund for the purpose of the erection of new building or for erecting raising of new floor or floor on the terrace are available with the landlord। जो हमने देखा था कि फ्लोर बढ़ाना है या नई बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए कोर्ट देखेगा कि पहले उसके पास नेसेसरी फंड तो है ना, अगर नहीं है तो वो डिग्री पास नहीं करेगा, रिविक्ट करके नहीं देगा पोजीशन लैंडलॉर्ड को, अगर उसके पास नेसेसरी फंड नहीं होगा, अगर होगा तभी मिलेगा उसको पोजीशन। दैट द प्लान्स एंड एस्टीमेट फॉर द न्यू बिल्डिंग और न्यू फ्लोर हैव बीन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। और क्या होना चाहिए? उसके पास प्लान भी होना चाहिए, एस्टीमेट भी होना चाहिए कि किस तरह से वो नई बिल्डिंग बनाने वाला है। That the new building or new floor or floors to be erected by landlord shall subject to the provision of any rule, bylaws
or regulation made by municipal authorities contain residential tenement not less than member of existing tenement which are sought to be demolished. जो बिल्डिंग तोड़ के वो नई इरेक्ट करके नई बिल्डिंग बनाने वाला था या फ्लोर बढ़ाने वाला था, वो कैसी होना चाहिए, बाय लॉ होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, रेगुलेशन जो म्यूनसिपल अथॉरिटी की होती है उसके हिसाब से होना चाहिए, अदरवाइज वो खाली करवा के नहीं ले सकता. दैट द लैंडलॉर्ड हैज़ गिवन एन अंडरटेकिंग, और लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ता है, एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ेगी इस क्लॉज के अंदर. दैट द प्लान्स एंड एस्टीमेट फॉर द न्यू बिल्डिंग और न्यू फ्लोर्स or floors to be erected by the landlord include premises for each tenant with carpet area equivalent to the area of the premises in his occupation in the building sought to be demolished subject to a variation of 5% in area. वो क्या करेगा, डिमोलिशन सब्जेक्ट टू क्या करेगा, वेरिएशन. 5% को जो जगह होती है वो छोड़ के वो क्या करेगा, कारपेट एरिया की जो जगह है वो 5% छोड़ के बाकी की जगह पे, मतलब साइड साइड से जो वेंटिलेशन बोलते हैं ना, वो करना पड़ेगा, उसको छोड़ के बनवाना पड़ेगा, ऐसा बता रहा है. दैट द प्रीमाइसेस स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज आई विल बी ऑफर्ड टू द कंसर्न टेनेंट और टेनेंट्स इन द री इरेक्ट बिल्डिंग और एज द केस मे बी ऑन द न्यू फ्लोर. अगर कोई टेनेंट री तोड़ने के बाद वापस से आना चाहता है तो वो भी इसके अंदर अलाउ करना पड़ेगा उसको. दैट वेयर द कारपेट एरिया प्रीमाइसेस इन द न्यू बिल्डिंग or on the new floor is more than the carpet area is specified in subclause I, landlord shall है friend, mandatory है landlord के ऊपर, क्या है, without prejudice to the liability of the landlord under subclause I obtain the consent in writing. consent क्या करना पड़ेगा, राइटिंग में लेना पड़ेगी किसकी, टेनेंट की. और टेनेंट कंसर्न टू एक्सेप्ट द प्रीमाइसेस विथ लार्जर एरिया, मतलब अभी छोटा फ्लैट था उसका, वो बढ़ा रहा है तो उसको रिटर्न में कंसेंट लेना पड़ेगी टेनेंट की कि ऐसा सब बढ़ाने वाला हूँ, और उसके बाद अगर वो देता है परमिशन या कंसेंट देता है टेनेंट, तभी वो काम वो कर सकता है. एंड ऑन द टेनेंट और टेनेंट्स डिक्लाइनिंग टू गिव सच कंसेंट, और अगर वो मना करते हैं कि हम नहीं देंगे वो कंसेंट, यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, द लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू पुट द एडिशनल फ्लोर एरिया टू एनी परमिसिबल यूज़. तो परमिसिबल यूज़ के लिए जितना है उतना ही कर सकता है, वो अदर नहीं कर सकता है. That the work of demolishing the premises shall be commenced by the landlord not later than 1 month. 1 month के अंदर काम स्टार्ट कर देना चाहिए. And shall be completed not later than 3 month. एंड 3 मंथ के अंदर जो है तोड़ने का जो काम है बिल्डिंग का वो ख़त्म कर लेना चाहिए. कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिकवर पोजेशन ऑफ द इंटायर प्रीमाइसेस. वो ऐसा क्या है कि ले लिया उसने, पोजीशन तोड़ना है बोल के, और ऐसे ही बैठ गया, तोड़ रहा नहीं हुआ, उस देख भी नहीं रहा, वहाँ पर जाके सिर्फ खाली करने के लिए उसके बहाना किया था. ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सब क्लॉज डाला हुआ है फ्रेंड की डिमोलिश का जो काम है वो 1 महीने के अंदर अंदर चालू हो जाना चाहिए, और 3 महीने में जो तोड़ने का काम है बिल्डिंग का वो खत्म हो जाना चाहिए, जब से वो पोजीशन रिकवर किया है तब से. नेक्स्ट है दैट द वर्क ऑफ इरेक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग और न्यू फ्लोर शैल बी कम्प्लीटेड बाय द लैंडलॉर्ड नॉट लेटर देन 15 मंथ फ्रॉम द सेड डेट. तो क्या करना चाहिए उसको, 15 मंथ जब से लिया है तब से वो काम वर्क ऑफ इरेक्शन का कंप्लीट कर लेना चाहिए, 15 मंथ का उसको टाइम होता है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द वर्क ऑफ डिमोलिशिंग प्रीमाइसेस कुड नॉट बी कमेंस और कंप्लीटेड, कमेंस भी नहीं हुआ और कंप्लीट भी नहीं किया, ऐसा कोर्ट को लगता है अगर, और द वर्क ऑफ इरेक्शन of the new building or as the case may be the new floor or floors could not be completed within time मतलब 1 month 3 month और वो 15 month जो थे वो for reasons beyond the control of the landlord. लेकिन अगर लैंडलॉर्ड आके बताता है कि मेरे कंट्रोल के बाहर थे कि मैं उसको कर नहीं पाया वर्क को, तो कोर्ट क्या करता है, कंसिडर करता है. एंड में ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट है, बाय ऑर्डर फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड, रीज़न रिकॉर्ड करता है, और एक्सटेंड द पीरियड बाय सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ. तो कोर्ट क्या करता है, फिर से उसको 3 मंथ बढ़ा के देता है कि ठीक है कुछ रीजनेबल लग रहा है कि लैंडलॉर्ड कर ही नहीं पाया, तो 3 मंथ उसको ऑर्डर करके और बढ़ा के दे सकता है 15 मंथ के ऊपर भी. एट अ टाइम एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी स्पेसिफाई बाय इट, सो हाउ एवर दैट द एक्सटेंड पीरियड शैल नॉट एक्सीड 12 मंथ. तो क्या करेगा कोर्ट, हर बार समझो एक बार गया कंप्लीट नहीं हुआ काम, ठीक है 3 मंथ एक्सटेंड करके दे दिया लैंडलॉर्ड को फिर से काम करने के लिए, फिर बाद में वापस जाने के बाद फिर भी उसने किया काम कंप्लीट नहीं किया, फिर उसने बताया कि नहीं कर पाया, फिर 3 मंथ देगा, फिर 3 मंथ देगा. तो इस तरह से 3 मंथ करके टोटल कितना होना चाहिए फ्रेंड, 12 मंथ. 12 मंथ से ज़्यादा कोर्ट टाइम नहीं देगा, मैक्सिमम कितना है 12 मंथ है. और कैसे देना पड़ेगा, 3 मंथ करके बाय ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, वो जो कोर्ट को परमिशन देना पड़ेगा.
मैक्सिमम 12 मंथ की देगा परमिशन कोड, उससे ज़्यादा नहीं देगा। Where the possession of premises is recovered on the ground specified under clause G, H, I or J of subsection 1 and the premises are transferred by the landlord or by operation of law before the tenant or tenement are placed in occupation, then such transfer shall be subject to the right of interest of such tenant। लैंडलॉर्ड क्या करता है, वो किसी और को बेच देता है या फिर ट्रांसफ़र कर देता है किसी और के नाम पे, तो वो उसमें इंटरेस्ट जो होगा, राइट और इंटरेस्ट जो होगा टेनेंट का, वो कंसिडर करके ही आगे माना जाएगा। ट्रांसफ़र शैल भी सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या सब्जेक्टेड रहेगा कि टेनेंट के जो है राइट और इंटरेस्ट जो है उसका उसमें रहना चाहिए, उसके ऊपर ही वो ट्रांसफ़र और सेल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज एम ऑफ सबसेक्शन 1 the standard rent or permitted increases in respect of the part sublet shall be amount bearing such proportion to the standard rent or permitted increases in respect of the premises as may be reasonable having regard to the extent of the part sublet and other relevant consideration। reasonable होना चाहिए, excessive नहीं होना चाहिए। in short, notwithstanding anything contained in this act where the premises let to any person including, जो भी इसमें बोल रखा है उसके अलावा जो भी पर्सन है, इंक्लूड कौन से हो गए, उसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, टेरेस और जो पार्ट होगा उसके अराउंड का, देयर ऑफ वो भी होगा। एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, दैट इज़ टू से टावर रूम्स, सिटिंग आउट रूम, ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल फीचर, लैंडिंग, एटिक्स ऑन द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग और वन और मोर रूम्स whatsoever description on the such terrace, such room or rooms being in the aggregated of an area not more than 1/6 of the total area of the terrace। 1/6 total area of the terrace से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, not more than। next है the terrace or part thereof and any such structure and the court is satisfied that, हर इसमें क्या है, कोर्ट का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, अदरवाइज कोर्ट नहीं करेगा, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है क्योंकि इसमें। The terrace or structure or terrace including structure as aforesaid are required by landlord for the purpose of demolishing and erection or raising of the floor on such terrace, and landlord shall be entitled to recover possession of the terrace including such tower room, sitting out room, ornamental structure, architectural feature, landing, attics or room. The court may make such reduction if any in the rent as it may be deemed just fit। क्या होता है फ्रेंड, अगर करना पड़ता है खाली ये सब कामों के लिए, ऐसा लगता है तो लैंडलॉर्ड का जो पोजीशन है इंटाइटल रिकवर करने के लिए तो करा के दे सकता है कोर्ट, और उसमें जो रेंट वगैरह होगा कोर्ट को जो लगता है रिडक्शन करके देना चाहिए तो वो कोर्ट वो भी करके दे सकता है। देन है 10 सब क्लॉज हमारा, अ सूट फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज H, I, J और K of subsection 1 may be filed by the landlord jointly against all the tenant occupying the premises sought to be demolished। मतलब एक बिल्डिंग में 10 लैंडलॉर्ड एक बिल्डिंग में 10 टेनेंट रह रहे हैं तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, जॉइंटली सबके ऊपर एक ही साइड ही वो इविक्शन की जो जिस तरह से नोटिस वगैरह उसको देना है या जो परमिशन लेना है वो एक साथ मिलेगा। ऐसा नहीं करेगा कि एक टेनेंट की लेगा फिर दूसरे टेनेंट के अलग से सूट फाइल करेगा फिर तीसरे टेनेंट का अलग से फाइल करेगा, सबको जॉइंटली करके वो क्या करेगा, इविक्ट करा के लेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 16 फ्रेंड, जो वास्ट था थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड, सेक्शन 16 का मैंने एक चार्ट बना रखा है यहाँ पर इस तरह से। रिकवरी ऑफ पोजीशन सेक्शन 16 है, इसमें फर्स्ट में क्या था, डैमेज के ऊपर रिकवरी कर सकता है, परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्शन करना है तो कर सकता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या थे, ये सब जो थे उसके एक्सेप्शन थे कि इस बना पर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें डैमेज में क्या था, रिप्लेसिंग टाइल्स और क्लोजिंग बालकनी, ये डैमेज में इंक्लूड नहीं होगा। न्यूसेंस था, इलीगल कुछ काम करता है तो निकाल देगा। नोटिस ऑफ क्विट, खुद टेनेंट नोटिस देता है खाली करने की, तो डी में वो था। ई में देखा हमने अनलॉफुल सब टेनेंसी, यानी सब टेनेंट किसी और टेनेंट है वो सब टेनेंसी करता है अनलॉफुली, तो उसकी भी ग्राउंड होगा। सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है तो उसका जो जगह है खाली करना पड़ेगा, और कोई पर्सनल बोनाफाइड रिक्वायरमेंट होगी तो खाली करना पड़ेगा। ये जो थे ए से जी तक उसके जो पूरे खाली प्रीमाइसेस खाली करके लेने के लिए जो लैंडलॉर्ड के पोजीशन रिकवर करके लेने के राइट्स थे। एंड हमने एच में देखा था कि अगर रिपेयरिंग होगा, आई में देखा डिमोलिश होगा, या फिर जे में देखा था कि रेजिंग ऑफ फ्लोर होगा। ये 3 ग्राउंड पे भी वो खाली करा के ले सकता है। एंड के में हमने देखा कि म्यूनसिपल अथॉरिटी ने बोला है कि इमीडिएटली खाली कराओ, तोड़ो उसको बिल्डिंग को, तो के में आ जाएगा न्यू बिल्डिंग बनाओ और उसको जो
म्यूनसिपल अथॉरिटी से उन्होंने क्या करके रखा है, लेके रखा है कि इस तरह से उसका जो मैप होता है वो पूरा लेके उसका परमिशन ले रखा है म्यूनसिपल अथॉरिटी से कि न्यू बिल्डिंग बनाना है, वो एल में आता है। और हमने एम में देखा था एक्सेस रेंट ऑफ सबलेट के ऊपर जो ज़्यादा रेंट लगा के कोई सब टेनेंसी कर रहा है तो वो भी इलीगल होगा। इतने सब ग्राउंड के ऊपर जो है तो रिकवर कौन कर सकता है, अपना पोजीशन लैंडलॉर्ड रिकवर करके ले सकता है। फ्रेंड आप देख लीजिए, आप अपने हाथ से अपने हिसाब से चार्ट बना के रखिए ताकि जो सेक्शन हमने 16 इतना बड़ा पड़ा उसको सम अप करके हम एक चार्ट में बिठा लें। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे उसके अंदर हमने सब क्लॉज 2, 3, 4 आगे भी थे उसके अंदर जो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड, या फिर पॉज करके आप अपने हाथ से लिख सकते हो फ्रेंड्स। ओके चलिए आगे देखते हैं। उसमें जो क्लॉज थे उसका मैंने थोड़ा सा ब्रीफ लिया यहाँ पे कि कुछ हार्डशिप होना चाहिए और कोर्ट सेटिस्फाइड होना। कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ, हार्डशिप हो रही है लैंडलॉर्ड को तो लैंडलॉर्ड को देगा, अगर लग रहा है कि टेनेंट की हार्डशिप हो रही है तो लैंडलॉर्ड को नहीं देगा उसमें पोजीशन कोड। उसका एक्सप्लेनेशन कौन था, लैंडलॉर्ड में इंक्लूड कौन कौन नहीं होते थे, उसमें था रेंट फार्मर, रेंट कंट्रोलर और स्टेट मैनेजर, वो जो है इंक्लूड नहीं होंगे लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में। और अगर सेक्शन 3 में था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी काम करते हैं आर्म फोर्स मेंबर वगैरह, तो लैंडलॉर्ड उससे पोजीशन रिकवर करा के नहीं ले सकता। वही हमने सब देख रखा है फ्रेंड। 16(4) में HI जो था सेक्शन 17 से डील करता था वो, और उसमें क्या था कि लैंडलॉर्ड को 2 मंथ की नोटिस देना पड़ेगा, वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा टेनेंट को। ये हम अपने सेक्शन 17 में देखते हैं फ्रेंड, ये थोड़ा डीप है। ओके आगे हम लोग उसको डील करेंगे अच्छे से। वो एक चार्ट जो है बस आप उसको माइंड में रख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये पूरा भी जिस तरह शॉर्ट में मैं नोट्स बना के रखे इसके, ये भी आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी। अभी डीप में देख रहे हैं हम तो उसके लिए इतना ही काफ़ी। चलिए फ्रेंड आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा सेक्शन था ये। नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वाले सेशन में हम अपने रिमेनिंग जो जितने भी सेक्शंस हैं वो डील करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।